महाराष्ट्र की कद्दावर नेता पंकजा मुंडे जी, जो महाराष्ट्र में मंत्री भी हैं, वो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मेरा स्वागत है पंकजा जी, आपका समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत। क्या कहेंगे किस तरीके से देश में जो चल रहा है, इस पर बयान चल रही है, सबसे सवाल यही पूछूंगा मैं कि जिस तरीके से मोदी जी को हराने के लिए एक पूरे विपक्ष एकजुट हो चुका है, आपने जब दौरा किया होगा, क्या देखा माहौल आपने, किस तरीके लगता है, क्या वास्तव में एकजुट जो विपक्ष हो चुका है उसका कोई असर पड़ने जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में मैं दौरा कर ही रही हूँ। पिछली बार चुनाव में मैं मध्य प्रदेश वगैरह में भी गई थी। इस बार खुद मैं महाराष्ट्र में चुनाव में काम कर रही हूँ। यहाँ तो मुझे विपक्ष इकट्ठा होने से कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ विपक्ष इकट्ठा होने के नाम पे हुआ है, पर देखा जाए तो उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, जो एक दूसरे के कोई भी विचारधाराओं से मिलते जुलते नहीं, वो सब एक मंच पर आए हैं। पर इनका नेता कौन है, ये सवाल जरूर जनता पूछेगी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, बिल्कुल महाराष्ट्र में आपने गली कूचे हर जगह आपने घूमी है, देखा है आपने। महाराष्ट्र में करीबन जो कांग्रेस के नेतृत्व में 66 पार्टियां ऐसी हैं जो एक साथ लड़ रही हैं। लगता है कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस एनसीपी तो साथ में लड़ती है, लेकिन उसके अलावा तमाम और छोटी बड़ी पार्टियां सब एक साथ आ चुकी हैं बीजेपी शिवसेना के अगेंस्ट में। क्या लगता है उसका माहौल किस तरह देख रही हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे विचार हमारे साथ भी है। हमारे साथ राष्ट्रीय समाज पक्ष है, हमारे साथ हमारे जो किसानों के संघ हैं वो साथ में हमारे हैं, और जो हमारे विरोध में पार्टियां हैं उनके पास भाषणों के अलावा कुछ मुद्दे नहीं है। हम दिखा सकते हैं कि ये हमने कहा था और ये हमने करके दिखाया, और जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो 4 साल में हो, ये जनता की अपेक्षा भी नहीं है। जनता को उसकी शुरुआत दिख रही है, यही बहुत काफी है कि एक बार जो हमारा बेस तक पक्का हम कर रहे हैं। शिवसेना आपकी बहुत पुरानी एलाइव पार्टी रही है, लेकिन उसके साथ इतने बड़े मतभेद हो गए कि 5 साल तक सिर्फ कह सकते हैं, अगर उस भाषा में बोले तो बुरा भला करना, गालियां देना है, जो जिस भाषा में तमाम उद्धव ठाकरे से हर्ष करते थे, अचानक इलेक्शन आते ही उनसे पैचअप कर लिया गया। क्या लगता है कि जनता इस चीज को समझ रही है, सोच रही है कि इस तरह से करना कि राजनीति एक खेल है और उसको कहीं की जनता अलग जवाब देगी? नहीं, जनता चाहती थी कि हम साथ में रहें, क्योंकि हमारी अलायंस सबसे पुरानी अलायंस है। हमारी अलायंस हमारी विचारधाराएं मिलती है। हम जिन विचारधाराओं के साथ एक साथ आए हैं उसमें सबसे बड़ा राष्ट्र सम्मान का विषय आता है, और राष्ट्र की सुरक्षा और विकास, इन मुद्दों पर शिवसेना और हम फिर से एक साथ है। तो ये जनता में बहुत दिलासा देने वाली बात है। जनता चाहती थी कि शिवसेना और बीजेपी साथ में रहे, और हम साथ में ही थे। पहली बार विधानसभा में पिछली बार हमने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा, हमारा तभी सीटों पर हमारी बातचीत सफल नहीं हो पाई, पर लोकसभा में ये बात भी हमने अच्छे से कर ली है। तो ये एक ताकत बढ़ाने वाली ही बात है। तो शिवसेना हमारे साथ रहेगी और हम शिवसेना के साथ रहेंगे, तो ताकत दोनों की बढ़ेगी। आर्मी को लेकर, जवानों को लेकर, जिसका अब तक शायद कभी कोई पार्टियां यूज नहीं करती थी, उनका नाम यूज नहीं किया, लेकिन इस बार पहली बार देखा गया देशभक्ति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, आर्मी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। खासतौर से इसका ज्यादा यूज बीजेपी कर रही है। लगता है शायद इससे बचना चाहिए था। देखिए, आर्मी और देशभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसको जिस तरीके से देखा जा रहा है वो तरीका गलत है। इसका यूज बीजेपी नहीं कर रही है, इसका यूज एक्चुअली हमारे विरोधक कर रहे हैं। वो ये बताए जा रहे हैं कि हम जवानों का नाम लेके वोटिंग मांग रहे हैं, हम देशभक्ति का नाम लेके वोटिंग मांग रहे हैं। आप हर महाराष्ट्र में ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे आपने घूमी न हो, बहुत आपने एक बड़ा मार्च निकाला था, रैली निकाली थी, यात्रा की थी, वो मूवमेंट संघर्ष यात्रा, और आपने संघर्ष यात्रा करने के बाद मानना पड़ेगा कि बिल्कुल बीजेपी बहुत उभर कर आई, और इसकी वजह से आपकी बड़ी देन है कि महाराष्ट्र में सरकार बन पाई। 2014 में मुंडे जी का देहांत होने के बाद एक आक्रोश था पूरे महाराष्ट्र में। जनता, सबसे ज्यादा मास फॉलोइंग वाले लीडर मुंडे साहब थे, और मैं मुंडे साहब के साथ काम करती थी। बतौर नेता और पिता दोनों तरह से मैंने उनको देखा है। जब मुंडे साहब जीवित थे तभी मैं युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी, और तभी मैं मोदी जी के चुनाव की स्टार कैंपेनर भी थी कि मुझे एक अलग से चॉपर दिया गया था और मैं अलग जगहों पर जाती। तो मुंडे साहब को बड़ा उसमें बहुत फक्र महसूस होता था। वो सबको बोलते थे, देखो मेरी बेटी स्टार कैंपेनर है, वो अपना उसको अलग चॉपर आता है। तो वो उनके साथ मैंने बहुत देखा है। और जब उनके जाने के बाद जो आक्रोश था लोगों के मन में कि हमारा नेता खो चुके हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए और उनके मन का आक्रोश निगेटिवली डाइवर्ट ना हो, वो सब लोग उसी विचारों से प्रभावित रहे जिन विचारों से मुंडे साहब आए हैं। इसलिए मैंने एक संघर्ष यात्रा जरूर निकाली। उसका बहुत बड़ा योगदान रहा ही है, क्योंकि उस वक्त मुंडे साहब के जाने के बाद हमारे बहुत सारे नेता तो दिल्ली में चले गए थे। तो यहाँ हमारी जो नेताओं की टीम थी वो सारे यंग थे, उनके साथ बहुत उत्साह था, बहुत एजेंडा थे, और हमारा एक्सपीरियंस हमको जो मुंडे साहब का जरूरत थी वो नहीं मिल पाया। तो हमने सबने मिलकर बहुत एकजुट से काम किया।
और सरकार बनी, इसमें इनडायरेक्टली मुंडे साहब का योगदान बन ही गया, क्योंकि संघर्ष यात्रा बिल्कुल। मैं देखा था बहुत ज्यादा प्रसाद भी मिल रहा था आपको, ऐसा कहीं नहीं जहां की इतनी भीड़ जमती थी कि पूछे मत। लेकिन लगता नहीं कि उसका जो परिणाम है, जो फल होता है, आपको मिलना चाहिए था, सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए थी? देखिए, मेरे पार्टी को सीएम की कुर्सी मिली, इसके लिए मैंने वो किया था। कभी मैंने मेरे लिए वो किया नहीं था। मैं जानती हूँ राजनीति में मेरी जगह क्या है, मेरा अनुभव कितना है। मेरे अनुभव और मेरी उम्र के हिसाब से मुझे हमेशा अच्छा स्थान दिया गया है। मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर पाई हूँ, ये इसमें मैं बहुत खुश हूँ। साध्वी प्रज्ञा सिंह की अगर बात कर ले, खासतौर से अभी उनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, बड़ा विरोध शुरू हो रहा है। यही महाराष्ट्र में जो बाणे का ब्लास्ट हुआ था उसमें बड़ी आरोपी हैं अभी, हालांकि उनको कैसे दोष मुक्त नहीं हुई है, दोषी तमाम चीजों पर। लेकिन लगता है कि इससे बचना चाहिए बीजेपी को, उनको टिकट देकर कहीं एक बड़ी भूल की है। देखिए, मैं नेशनल इश्यूज में बहुत डिसीजन मेकिंग में हूं नहीं, मैं अपने राज्य में डिसीजन मेकिंग में हूं। तो ये डिसीजन जिन्होंने लिया वो बहुत अनुभवी लोग हैं, उन्होंने अपने अनुभव से निर्णय लिया है। और किसी को जब तक हमारा कायदा भी कहता है, जब तक किसी का कन्विक्शन ना हो उसको गुनहगार नहीं बताया जा सकता। बीच में बहुत बड़ा विवादित बयान दे दिया था राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, प्रूफ मांगते हैं, उनको बम बांधकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जाके कम से कम आतंकवादी गिने कितने मारे गए। क्या लगता है ये सब बयान? देखिए, जब हम भाषण करते हैं, सभा होती है, सभा मेरी जनरली सभाओं में बहुत भीड़ और इंटरैक्टिव सभा होती है, मैंने आज तक ऐसा बयान कभी राहुल गांधी जी के खिलाफ दिया नहीं। उल्टा एक दो इंटरव्यू में मैंने कहा कि उनका सोबर रहना भी कभी किसी को पसंद आ सकता है, ये भाजपा के नेता होकर भी मैंने बयान कहा। पर जब एक माहौल था कि वो हम बात कर रहे हैं लोगों से, तो मैंने कहा कि ये लोग सबूत मांगते हैं तो इनको भी एक मिसाइल में बांध के भेज देना चाहिए। इसका मतलब उनको हानि पहुंचाने का नहीं था कि अगर आप सबूत ही मांग रहे तो और क्या पर्याय है। तो मिसाइल तो कोई सीक्रेटली उधर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो ये एक विनोद के तरह से मैंने उसको पेश किया। प्रियंका गांधी को लेकर सवाल है, लगातार बात आ रही थी कि वो बनारस से लड़ने वाली हैं मोदी जी के अगेंस्ट में। हालांकि वो कांग्रेस ने नाम दूसरा दे दिया, जराय का नाम दे दिया, वहां से लड़ रहे हैं। क्या लगता है प्रियंका गांधी लड़ती तो शायद कांग्रेस को फायदा होता और बीजेपी को नुकसान होता है? सर देखिए, प्रियंका गांधी लड़ती या कोई भी लड़ता तो हमें फायदा या नुकसान का विषय करना ही नहीं है। हमारे तो परमोच्च हमारे प्रधानमंत्री वहां से लड़ रहे और वो जीतने वाले हैं। हाँ, प्रियंका गांधी के ना लड़ने से ये जरूर मैसेज गया कि कांग्रेस को फायदा नहीं होता। वो लड़ती तो शायद कांग्रेस के लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ता, पर उन्होंने लड़ने का एक ऐसा सुप्त संदेश दे दिया था, एक मैसेज लोगों के मन में था कि शायद वो लड़ने वाली है, और वो ना लड़ने से कांग्रेस के लोगों का मनोबल जरूर कम हो गया होगा। और वो ना लड़ने से ये जरूर तय हुआ है कि उन मोदी जी के खिलाफ वो जीतने ही नहीं वाली थी, इसलिए नहीं लड़ी है। तो जिन नेताओं को देखकर कार्यकर्ता अपना मनोबल बनाता है, वो अपने निर्णय बदलते रहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने भी अपना चुनाव क्षेत्र बदलना पड़ा, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस कम होने की बात है। और फिर प्रियंका गांधी जी का चर्चा होकर उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा, तो ये कोई कांग्रेस के लोगों के लिए अच्छी तो बात नहीं है। हमारे तो हम जहां हैं वहां हैं और हम जीतने के मनोबल से लड़ रहे हैं। शायद उनका मनोबल वो हार चुके हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जो कि राजनीति एक्टिव राजनीति मतलब पहले से वो प्रसार करती रही है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी आई है, इस 2019 से आई है। क्या लगता है कि देश भर में कांग्रेस को ये प्रचार प्रसार करना एक बात है और चुनाव लड़ना और जीतना एक बात है। जो आदमी प्रचार प्रसार करता है, देश के लोगों को प्रभावित करना चाहता है, वो खुद चुनाव लड़ना ही चाहिए। हमारे नेता खुद चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। नहीं तो आप दो जगह के चुनाव की बात कर रही हैं, मोदी साहब हों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हों, तमाम ऐसे नेता है जो दो चुनाव लड़े थे। तो फिर इस तरह से बात कहाँ आती है कि अगर राहुल गांधी लड़ रहे हैं दो जगह से तो उसमें राजनीतिक मुद्दा है, या फिर मोदी जी लड़ रहे हैं तो नहीं मुद्दा है? क्या अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ना तो नहीं चाहिए, ये गलत बात है। मैं दो जगह से चुनाव लड़ने का प्रभाव और प्रथा बहुत सालों से थी। शायद दो राज्यों, बहुत बड़े नेता आडवाणी जी, अटल जी, ये दो राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं एक टाइम पे, तो एक वो एजेंडा अलग था और आज का एजेंडा राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता वैसा है। मतलब आप मानते राहुल गांधी डर गए हैं? जी। 2014 में वो चाय वाला बन के आए थे, लोग विरोधी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि चाय वाला बनकर आया कि हम चाय वाला हूं, अब वो चौकीदार बन गए। मतलब समय के हिसाब से वो अपने नाम जो कहते थे बदलते जा रहे हैं। ये श्रेय कांग्रेस के नेताओं को जाता है। पिछली बार कांग्रेस के नेताओं ने कहा कभी चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? उनकी परिस्थिति और उनकी गरीबी और उनके पिता के व्यवसाय को उन्होंने धिक्कारा, ये बहुत गलत किया। और इसकी वजह से जो गरीबों का बहुत बड़ा तबका है, उनको लगता है आज मोदी जी हमारे प्रतिनिधि हैं। देखिए, वो कोई उनके पिताजी दादाजी तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे,
उनको तो कोई ग्राम पंचायत का सदस्य भी उनके घर में कोई नहीं था। तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना मतलब कोई गरीब का सपना सच होना है। और वो प्रधानमंत्री किस लिए बन रहे हैं? ना उनको अपने परिवार को आगे लाना है, ना उनको किसी और को उस जगह पर बिठाने के लिए उनका सपना है। उनका सपना क्या है? तो उनका हर एक सपना इस देश के लिए। इतना समर्पित व्यक्ति इस देश को एक बार उनको और एक बार तो सरकार बनानी ही चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बेसमेंट बनाया है अगले विकास का, वो बेसमेंट के ऊपर वो विकास की इमारत खड़ी करने के लिए मोदी जी ही फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, अब क्या लगता है राहुल गांधी कभी पीएम बन सकते हैं? मैं अभी तो अगले 10-15 साल तो हम ही रहेंगे सत्ता में, अगले पता नहीं। लेकिन मोदी जी ने शुभकामनाएं उनको उसके बाद। मोदी जी ने कहीं मैं देखा था, कहीं कह रहे थे कि 2019 तक तो नहीं, यानी 2024 तक कोई नहीं। मैं तो वही बोल रही हूँ कि 10-15 साल बाद नहीं, लेकिन मोदी जी कह रहे 2024 में कोई विरोधी पैदा हो सकता है शायद, यानी 2024 में हम समझ सकते हैं कोई आ सकता है विरोधी, यानी ऑफकोर्स। देखिए ये निसर्ग है, यहाँ नियम है, कोई कम होता है तो कोई बढ़ जाता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि कभी कोई पैदा नहीं होगा, कभी ना कोई और बन ही जाएगा। पर मुझे लगता है अगले 10-15 साल बाद ही वो सोचेंगे। मोदी जी इस बार तो आने ही वाले हैं और बार बार आने की लोगों की इच्छा हो, इतना काम इस बार होने वाला है। क्या कहेंगे कि कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी इस महाराष्ट्र की बात करें और देश भर में कितनी सीटें आप उम्मीद करें? हालांकि बीजेपी बोले 300 के पार, तो जो लगता है कि 300 के पार आ जाएगी, महाराष्ट्र को पकड़ के बात करेंगे। देखिए मैं बहुत छोटी हूं इस आकलन के लिए, पर मेरा आंकड़ा है कि हम 312 सीटों तक पहुंच जाएंगे एनडीए, और आगे भी जा सकते हैं। मैं कम से कम मेरा ऐसा आकलन है, पर मेरा इतना अभ्यास नहीं है कि ये आकलन सही हो। पर मेरा खुद का जो भी पिछले 2-3 चुनाव का अनुभव है, मुझे लगता है 312 तक एनडीए पहुंचेगी और आगे भी जा सकती है। और महाराष्ट्र में भी हम पिछली बार से भी ज्यादा चुनाव में लोगों को जीत के लाएंगे। धन्यवाद न्यूज से बात करने के लिए पंकजा मुंडे जी। देख रहे किस तरह लगातार खुलकर विस्तार से पंकजा मुंडे जी ने बताया कि आखिरकार क्या स्थिति है देश भर की, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। और जाहिर सी बात उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि 312 सीटें एनडीए के पास आने वाला, हालांकि उससे अधिक सीट आएगी और फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन साफ है कि यह जब जो कुछ भी फैसला आएगा यह 23 मई को तय हो पाएगा। 23 मई को कौन सबसे बड़ा दल बनकर उभरता है। लेकिन जाहिर सी बात है, पंकजा मुंडे की बात करें, पूरी तरीके से इन्होंने ताकत अपने पूरे महाराष्ट्र में झोंक दी है कि किसी भी तरह से बीजेपी नंबर 1 पार्टी फिर से महाराष्ट्र में बनी रहे। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।